के ध्यान से एक बार इंट्रोडक्शन आप लोग सुन लीजिए। जितने भी बच्चे टॉप 15 में आए थे उन सभी को बुलाया गया है फिर से मौखिक टेस्ट के लिए। तो जिन बच्चों को जवाब पता रहेगा वो केवल हैंड्स ओवर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। हमारा पहला प्रश्न आप लोगों के सम्मुख जो है वो पहला प्रश्न ये है कि दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियों का हम लोगों ने अध्ययन किया है अभी तक। लगभग ये जवाब जो है सभी बच्चों को पता है। तो सबसे पहले मैं सूर्य कुमार आपसे जानना चाहूँगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हमने कितने विधियों का अध्ययन किया है? तेज से बोलिए, कितने विधियों का? कौन कौन? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ग्राफीय विधि और ग्राफीय विधि बाद। अच्छा चलिए ठीक। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि यदि दो ट्रेनें एक की चाल x किमी प्रति घंटा और दूसरे की चाल y किमी प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक सुनिएगा ध्यान से, अभी इसमें दो हम एक प्रश्न और इंक्लूड कर रहे हैं। यदि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही है, एक की चाल x किमी प्रति घंटा है, दूसरे की चाल y किमी प्रति घंटा है, तथा अगर हम मान लें नाव और धारा के संबंध में, नाव जो है वो धारा के विपरीत दिशा में जा रही है, तो बताइएगा ट्रेन वाले कंडीशंस में हम क्या करेंगे? और ये धारा और नाव वाले कंडीशन में क्या करेंगे? पता है सबको कि यदि जो नाव है वो धारा के विपरीत जा रही है, उस दिशा में उसकी चाल क्या होगी? मान लेते हैं क्या होगी? एक्स माइनस विपरीत में। अच्छा, मान लेते हैं कि धारा की चाल जो है वो y किमी प्रति घंटा है और नाव की चाल x किमी प्रति घंटा है। उस दशा में अगर विपरीत जा रहे हैं तो क्या होगा? x माइनस वाई। अगर यही ट्रेन की बात करें तब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तब x प्लस वाई। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न यानी थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है कि बीपीटी थ्योरम क्या है? कितनों को पता बीपीटी थ्योरम? शिवशंकर आप बताएं बीपीटी थ्योरम। दो भुजा को दो भुजा के माध्यम से रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है। अच्छा, जगतपाल आप बताएं बीपीटी थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के चलिए बीपीटी थ्योरम है। चले एक ही अनुपात में करें तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी आपने बीपीटी थ्योरम एग्जैक्ट बताया। आप बताओ क्या नाम इनका? अमित कुमार साहू, बीपीटी थ्योरम क्या है? यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात निर्धारित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। रंजीत कुमार आप बीपीटी थ्योरम का विलोम बता दीजिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरे भुजा के समांतर होती है। अगला प्रश्न ये है कि सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है? सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है? कितने बच्चे हैंड्स ओवर किए हैं? आपको नहीं पता ज्वाला? आपको नहीं पता? चलिए, जिन हाथ उठाया उनका जवाब जान लेते हैं। आपने हाथ हैंड्स ओवर किया था? चलिए राजन आप बता दीजिए, सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है? सर्वांगसम की आकृतियाँ भी समान होनी चाहिए, लंबाई आकृतियाँ भी समान होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बराबर होना चाहिए। और समरूप में आकृतियाँ एक ही जैसी होनी चाहिए, भले ही छोटा हो बड़ा। अच्छा चलिए ठीक है। अमित कुमार आप बताएं। सर्वांगसम में उनके त्रिभुज की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समरूप में उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। जगतपाल आप बताओ। सर्वांगसम में उनका आमा बराबर होना चाहिए, जबकि समरूप में उनके अनुपात बराबर। महेश कुमार आप बताओ। सर्वांगसम में आकृतियाँ होती है जो एक दूसरे को उल्टा करती है और सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती है, और समरूप वो है जो एक मतलब कि दोनों एक ही देखने में दोनों एक ही लगे लेकिन उनका अनुपात बराबर हो और उनका आमाप ना बराबर हो। महेंद्र आप बताओ सर्वांगसम और समरूप में। भुजाएं
पूरी तरीके से, तेज से बोलिए, पूरी तरीके से ढक लें। सर्वांग सम कहता हूँ। समरूप जिसकी आकृति बराबर हो, एक आकृति है जैसे उसका अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर हो। अच्छा, लघु साहब बताओ सर्वांग सम समरूप में अंतर। जिसकी भुजाएं बराबर हो और उसे पूरी तरह से कटे, जिसकी इसका अनुपात बराबर हो। शिवशंकर आप बताओ। जिसकी भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम होती है, और समरूप में भुजा अनुपात में अच्छा, विवेक मौर्य आप बताओ। न, हाँ, सर्वांग सम में आमाप बराबर होना चाहिए, जबकि समरूप में आमाप बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए चौथा प्रश्न था ना, द्विघात समीकरण को हल करने की कितने विधियों का हमने अध्ययन किया है, आंसर करिएगा। चलिए सबसे पहले जवाब जानना चाहेंगे विवेक मौर्य आप। हाँ, 3 विधियों का। चल पूर्ववर्ग विधि। चलिए रंजीत कुमार आप बताएं कि द्विघात समीकरण को हमने हल करने की कितनी विधियों का अध्ययन किया है? 3 विधियों का। कौन कौन? पूर्ववर्ग विधि, हाँ, 4 विधि, गुणनफल विधि। अच्छा, ये बताएं कि जब मैं इन तीनों विधियों से हल करता हूँ तो इनमें सबसे बड़ा आंसर किस में आता है? सब में क्या आता है? बस ये मैं चेक करना चाह रहा था कि अच्छे से पढ़े हैं कि बस वैसे करें। चलिए ठीक है। नंबर 6, अगर हम छठवें प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न हमारा ये है कि चतुर्भुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? या चलिए अच्छा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। आयत का अर्ध परिमाप पता है सबको? चलिए लघु साहब बताएं। नहीं बताएं? कौशलेंद्र आप बताएं। 2l+b। चलिए अगले बच्चे का जवाब जानते हैं। ज्वाला आप बताएं। 2l+b। महेश आप बताओ। कोष्टक में l+b। सूर्य कुमार आप बताएं। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न हमारा ध्यान से सुने ना आप लोग, हमने अर्ध परिमाप पूछा है। चलिए महेंद्र आप बताओ। 2 कोष्टक में l+b। सुशंकर आप बताओ। कोष्टक में l+b। आप बताओ संदीप। लंबाई प्लस चौड़ाई आप बता चुके हैं ना आप। चलिए रंजीत आप बताओ। लंबाई प्लस चौड़ाई। और विवेक आप बताओ। l+b। तो चलिए सबसे पूछा गया ना। अच्छा आप बताओ। जिन बच्चों ने बताया कि l+b उनका जवाब सही है। l+b में बताने वाले कौन कौन हैं? हाथ उठाएं एक बार तो। चलिए ठीक है। विवेक मौर्य, जगतपाल, शिवशंकर, रंजीत। आपसे पूछा गया? नहीं पूछा गया था आपसे? बताना चाहिए था इसके पहले, हमने पूछा इसलिए। तो मिलाकर इन लोगों ने कैसा प्रश्न था ये? छठवां प्रश्न का। 6 प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। ठीक, चलिए अगला हमारा प्रश्न जो है, ध्यान से सुनेगा। आप हमको वर्ग और आयत में समानता बताइए। कितने बच्चे बता सकते हैं? हाथ उठाएं। वर्ग और आयत में समानता। तो सबसे पहले जवाब मैं लूंगा। कौशलेंद्र आप बताएं। वर्ग और आयत में समानता। वर्ग में सर वर्ग में मतलब 90 डिग्री होता है। भुजा 90 डिग्री होती है। और सॉरी सर मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चलिए आपका रॉन्ग होता है। आप बताओ सूर्य कुमार। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि वर्ग और आयत में क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या समानता है, बस। चलिए आप बताएं क्या नाम का? विवेक मौर्य। आयत और वर्ग में समानता बताइए। उनका कोण 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण, और उनके विकर्ण एक दूसरे को समानुपाती होते हैं। और कुछ? चलिए और दोनों एक प्रकार के चतुर्भुज। दोनों चतुर्भुज हैं। आपने 2 पॉइंट बताया है। जो 3 पॉइंट बता देगा उनका जवाब सही मान लिया जाएगा, क्योंकि इसमें एक और पॉइंट मैच करता है। अमित कुमार साहू आप बताएं कि आयत और वर्ग में क्या समानता है? आयत और वर्ग में दोनों कोण मतलब समकोण होता
विभाजित करते हैं और उनके कर्ण परस्पर बराबर होते हैं। हाँ, आप बताओ रंजीत। इसमें प्रत्येक कोण 90 अंक होता है और इसके विकर्ण एक दूसरे की ओर हम विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण बराबर होते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं अभी किसका जवाब सही होता है। महेंद्र आप बताओ। क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटते हैं। अच्छा, शिवशंकर आप बताएं। वर्ग में और आठ में प्रत्येक कोण में और विकर्ण से विभाजित करते हैं और विकर्ण दोनों बराबर। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि चैप्टर 6 में हमने अभी तक कितने प्रमेय का अध्ययन किया है और उन सभी प्रमेय का नाम बताना। हैंड्स ओवर करें। जितना प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 4 में, उन सभी का नाम बताना है। चैप्टर 6 में हमने जिन जिन प्रमेय का नाम पढ़ा है उनको पहले बताना कि कितना पढ़ा है, फिर उनका बताना कि वो प्रमेय क्या है। हैंड्स ओवर करके कितने लोग बता सकते हैं? नाम नहीं पर उसका प्रमेय चले, तो आप ज्वाला साहब बताते हैं? चले, नहीं बताते। संदीप आप बताएं कितना प्रमेय आप लोग हमने चैप्टर 6 में अध्ययन किया अभी तक? तीन प्रमेय, 3 ही पढ़े हैं। आपका यही रॉन्ग हो जाता है। चले, आप बताएं लौकुश हमने कितने प्रमेय अध्ययन किया है? 5 एग्जैक्ट है, 5 पढ़े हैं। सब विलोम से बताना होता है। हाँ, विलोम वगैरह सब ले करके। हाँ, पांच। चले, उन 5 जो पांचों प्रमेय पढ़े हैं, उन पांचों का नाम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। चले, शिवशंकर आप बताएं कितने प्रमेय अभी हमने चैप्टर 6 में अभी तक अध्ययन किया है? 8। 8 का नाम बता सकते हैं? दो का नाम। अच्छा, 2 का, मतलब उन 8 प्रमेय को बता सकते हैं? चले, पहला प्रमेय बताइए जो आपने अध्ययन किया था। थोड़ा साइड हो जाए रंजीत, उनका चेहरा नहीं। किसी त्रिभुज में एक भुजा खींची गई, 2 भुजा समानुपात अगर विभक्त रखी जाए और तीसरी भुजा समांतर होगी, अगर तीसरी भुजा और किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभक्त रखी जाए और 2 हो गया। यदि कोई समकोण त्रिभुज से श्रीशैलम में खींचा गया तो 2 नीचे का श्रीशैलम से त्रिभुज बने हुए त्रिभुज समरूप होते हैं और परस्पर त्रिभुज समरूप होते हैं। चले, 3 हो गया। और चले आगे बढ़ते हैं। आपने 3 का जवाब दिया है। सूर्य नहीं, कौशलेंद्र आप बताइए कितने प्रमेय का अभी तक हमने अध्ययन किया है? 6 पॉइंट हम लोग 5 पढ़ रहे हैं। 7 प्रमेय का अध्ययन किया है। उन 7 का नाम बता सकते हैं? 4-5 याद है। अच्छा, मतलब पूरा बता नहीं सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन 7-8 का नाम बता। विवेक मौर्य अभी तक हमने कितने प्रमेय का अध्ययन किया है? 8। 8 का नाम बता सकते हैं? बताइए, पहला क्या है? आराम से देखो, घबराने की बात नहीं है। हाँ, बीपीटी प्रमेय। क्या है बीपीटी प्रमेय? हाँ, और क्या पढ़ा आपने प्रमेय? बोलिए अगला। अच्छा, दूसरा हो गया। और बताइए। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 3 हो गया। चलिए अगला बताइए। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। हाँ, बताइए पाइथागोरस प्रमेय। ये समकोण त्रिभुज में फॉलो होता है।
हाँ समकोण त्रिभुज। बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कट का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। चलिए ठीक है, और 4 हो गया। और क्या पढ़ा आपने? 4 को आपने बताया। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कट पे लंब डाला जाए तो उससे बनी त्रिभुज समरूप होती है। हाँ, वो आपस में क्या होता है? समरूप। कितना हो गया? 5। और 2 बताइए कौन क्या पढ़े आप? यदि किसी त्रिभुज में पहले त्रिभुज का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो पहले भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। समकोण होता है। चलिए 6 हो गया। और यदि किसी दो त्रिभुज में उनके संगत कोण बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप होती है। समरूप होता है। यदि किसी त्रिभुज में उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वह त्रिभुज समरूप होती है। संगत भुजा। हाँ चलिए ठीक है। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण बराबर है तथा उनको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वह त्रिभुज की समरूप होती है। चलिए ठीक है, आपने बता दिया पूरा। चलिए ठीक है। जगतपाल, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने कितने प्रमेय का अध्ययन किया है? 8। उन 8 का नाम बता सकते हैं? चलिए बताइए, गिनाइए। पहला अध्ययन प्रमेय जो ये कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक चौथी रेखा की है तो वह दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करती है और तीसरे भुजा के समांतर होती है। आप बताते रहिए। हाँ, अब पहला हो गया। दूसरा कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाए वह किसी पहली रेखा के समांतर हो तो वह दूसरी अन्य दो रेखाओं को एक ही अनुपात से विभाजित करती है। चलिए ठीक है, 2 हो गया। तीसरा बताइए। तीसरा कहता है कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। वर्गों के अनुपात के बराबर सही है? अनुपात के वर्ग के बराबर। हाँ चलिए ठीक। और 3 हो गया। किसी का विलोम है कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग बराबर है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात भी बराबर होगा। किसी का विलोम कैच हो गया? 4 हुआ। हाँ। चलिए 5वां बताइए। और 5वां है पाइथागोरस का प्रमेय। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर उसके आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के वर्ग के बराबर होगा। चलिए ठीक। 6वां बताइए। 6वां है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में उसके समकोण से उस कर्ण पर एक लंब रेखा खींची जाए तो उनको दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है तथा वो परस्पर भी समरूप होते हैं। चलिए, ये 6वां था। 7वां बताइए। 7वां उसी का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बोलिए। लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। 7 हो गया। 8वां विलोम यही है? विलोम यही है ना कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा प्लस लंब आधार तो नहीं कहा गया है। लंब आधार का मेंशन तो नहीं किया, ये तो बाद में कहा गया कि लंबा और आधार क्या है। पाइथागोरस प्रमेय जो पाइथागोरस थे वो डायरेक्ट ये तो नहीं कहे थे कि समकोण त्रिभुज में यदि उनकी लंब आधार नहीं तो क्या है बाद में उन्होंने ये तो नहीं कहा था डायरेक्ट। वो तो यही ना सर। चलिए अच्छा अगला बताइए। समरूपता के हम 4 नियम पढ़े। कौन कौन? पहला है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस क्या होता है? यदि दो त्रिभुजों में उनकी 3 भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो समरूप होते हैं। दूसरा पढ़ा था यस ए एस। हाँ, यदि दो त्रिभुजों में उनके दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो चाहे एक कोण बराबर हो, जो कोण बनता है वो कोण उन भुजाओं के बीच का ही होना चाहिए। चलिए और एक नियम था हमारा RHS। अभी RHS तुम्हें पढ़ाया नहीं है पर है ये। बताइए। RHS में अगर दो समकोण त्रिभुज है तो उनका एक कोण उनका कर्ण बराबर होना चाहिए और एक साइड नहीं। RHS सब पता नहीं तो बता दीजिए। चलिए अच्छा ठीक। क्लियर नहीं है।
और एक और हाँ ट्रिपल ए क्या है? हाँ, ये दो त्रिभुजों के उनके कोण, दो त्रिभुजों के कोण आपस में समान अनुपात, उनके अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। चलिए कोण त्रिभुज मतलब हाँ, कोण समरूप, कोणों का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। चलो आप बताओ अमित कुमार साहू, अभी तक हमने कितने प्रमेय का अध्ययन किया है? हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कितने प्रमेय का अध्ययन किया है? सर 6 प्रमेय है और उसमें त्रिभुज की समरूपता की और कसौटियाँ। अच्छा, 6 प्रमेय और समरूपता की कसौटियाँ हैं। Yes, sir। चलिए ठीक है, 6 प्रमेय बता दीजिए। पहला प्रमेय है त्रिभुज प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए वह त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। और त्रिभुज प्रमेय का विलोम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ठीक, और आगे बताइए। इसके बाद समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलिए और बताइए। और पाइथागोरस प्रमेय है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर उनके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और इसी का विलोम है, यदि किसी त्रिभुज की बड़ी, चलिए ठीक है, चलिए रंजीत आप बताइए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध आवश्यक है? किन किन प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा तब वो परिमेय संख्या होगी? चलिए ज्वाला सिंह आप बताएं। हाँ हाँ, इतने से हो जाएगा परिमेय। हमने बताया था पहले एक्सरसाइज में कि क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, जो इतना प्रतिबंध पूरा करेगा तब जाके वो परिमेय। चलिए संदीप आप बताएं। चलिए लवकुश साहब बताएं। और चलिए ठीक है, 3 पॉइंट आप बताएं। सुधंकर आप बताओ। ऐसे पी अपान क्यू के रूप में देख सकते हैं और एस सी एफ दिखाना चाहिए 3 आर्टिकल 0 और दोनों सबका सहभागी। अब बताओ। जैसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी नॉट इक्वल टू 0 पी अपान क्यू इनका एचसीएफ दिखाना। तो सुरेंद्र आप बताओ। सर किसी डिवाइडेड के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी नॉट इक्वल 0 इसका एचसीएफ 1 हो और क्यू के खंड में एक और है 5 और है। रंजीत आप बताओ। पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी नॉट इक्वल टू 0 इसका एचसीएफ और चलिए अमित कुमार साहब आप बताओ। जैसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू का एचसीएफ। और कुछ अभी तक एकदम पूरा का पूरा पॉइंट किसी ने नहीं बताया है। और भी हो सकता है, उसके हर का 2 पावर m × 5 पावर m होना चाहिए। नहीं वो चलिए महेंद्र आप बताओ। जो पी अपान क्यू के रूप में दिखाया जा सके, हाँ। क्यू नॉट इक्वल 0 इसका एचसीएफ 1। महेश आप बताओ। सर पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, क्यू नॉट 0 हो और सर उसका एचसीएफ 1 हो। हाँ। और सर वो अशांत आवर्ती नहीं आसान था। चलिए विवेक मौर्य आप बताओ। जिससे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी ऑफ क्यू का एचसीएफ 1 होना चाहिए, पी क्यू 1 पूरा। और किसी, अच्छा अब बताओ। जिसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके और पी और क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और उसका पी और क्यू का एलसीएम 1 हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और कौन बाकी है इधर पूछने में? आप बताओ जगत पाल। पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया इसके, तब पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, उनका एचसीएफ 1 हो और क्यू इक्वल टू नॉट 0। इक्वल टू यानी आपने क्या बताया था, फिर से बता दीजिए सूर्य कुमार को। जिसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी और क्यू पूर्णांक और क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू का एचसीएफ। यानी कुल मिलाकर जगत पाल, विवेक मौर्य और सूर्य कुमार यादव, इन्होंने तीनों
इन तीनों बच्चों ने एकदम एग्जैक्ट जवाब दिया है, क्योंकि यहाँ समझिएगा परिमेय होने के लिए हम जिसे P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सके, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए, साथ ही साथ उनका HCF 1 होना चाहिए। लगभग 3 पॉइंट सबने बताया, किसी ने ये नहीं बताया कि वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे जो सबसे एक साथ जवाब देना होगा। अंतिम क्वेश्चन पूछते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो समांतर श्रेणी से है। ये बताइए समांतर श्रेणी में हमने श्रेणी जो है, जो समांतर श्रेणी है उसको कितने प्रकार का पढ़ा है? 2। जी हाथ उठाइए जिनको जवाब देना होगा। जो जवाब देना चाहते हैं वो हैंड्स ओवर करें। कौशल साहब जवाब देंगे? लव कुछ हमारा आप बताएं, कितने प्रकार की समांतर श्रेणियों का अध्ययन किया आपने? हाँ चलिए आप बताओ शिवशंकर, आप कितने प्रकार की समांतर श्रेणियों का अध्ययन किया है? 3 प्रकार। आप बताओ अमित कुमार साहू? 2 प्रकार के। 2 प्रकार चाहिए। आप बताओ? 2 प्रकार की। आप बताओ महेंद्र? 2। आप बताओ रंजीत? आप बताओ बच्चे? आप बताओ? आप सूर्य कुमार? चलिए आप बताओ 2 प्रकार कौन कौन से हैं? समांतर श्रेणी। चलिए रुक जाइए, और कौन? शिवशंकर तो आप चले गए हैं। महेंद्र बताओ 2 प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ चलिए ये बच्चे निकल गए। महेश साहब बताओ 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक शांत होता है, एक अशांत। एक शांत अशांत। चलिए आपका भी आंसर गलत है। और ये बच्चे रंजीत बच्चे हैं, और वो 5 लोग बचे हैं ना, रंजीत, जगतपाल, विवेक मौर्य और सूर्य कुमार। सूर्य कुमार 2 प्रकार कौन कौन से हैं? संदीप और बच्चा। हाँ संदीप बच्चे हैं। चलिए आप बताओ? परिमित अपरिमित। चलिए आप बताओ? परिमित श्रेणी और अपरिमित। अपरिमित। आप बताओ? आपने क्या बताया था? चलिए आप बताओ। यानी यही प्रश्न है कुल मिला करके। ये 6 बच्चे हैं ना, कौन बच्चा है? संदीप और ये अमित कुमार साहू, रंजीत कुमार, जगतपाल, विवेक मौर्य, सूर्य कुमार। ये बताइए 6 बच्चे में से हाथ उठाएंगे, यही 6 हाथ उठाएंगे क्योंकि ये नहीं बचे। जो हमने समांतर श्रेणी पढ़ा है परिमित और अपरिमित, ये 6 बच्चे हाथ उठाएंगे। कैसे आप पहचानोगे कि ये फाइनाइट यानी कि परिमित समांतर श्रेणी है, ये अपरिमित समांतर श्रेणी है? ये 6 बच्चे हाथ उठाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं जवाब लेना चाहूँगा, आप भी बता। संदीप कुमार? हाँ रुक जाओ, आप बताओ? जिसका अंतिम पद पता होता है उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, और जिसका अंतिम पद नहीं पता। आप बताओ बच्चे? जिसका अंतिम पद पता होता है उसे परिमित कहते हैं, जिसका नहीं पता होता आप बताओ? जिसका अंतिम पद पता हो परिमित, जिसका न पता हो अपरिमित। जिसका अंतिम पद पता हो उसका परिमित, जिसका अंतिम पद न पता हो अपरिमित। ए बराबर BQ प्लस। चलिए लासा गुड़ते मासा बराबर क्या है? अच्छा शांत और अशांत कैसे पहचानेंगे? अच्छा बताइए, जो R हमारा जो रिमाइंडर यानी शेषफल होता है उसके संबंध में क्या रिलेशन बनता है? हाँ 0 से बड़ा और यानी भाजक बीच हमेशा क्या होता है? छोटा। ये बताइए √2 क्या है? और 1.5 अच्छा चैप्टर 1 का नाम बता दीजिए। चैप्टर 2 का नाम बताइए। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? बड़ी बड़ी घात 3 हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर द्विघात समीकरण का सूत्र बताइए। समीकरण 3 का नाम बताइए। अच्छा चैप्टर 3 का नाम क्या नाम है? चर और अचर क्या होता है? चलिए कब रेखाएं समांतर होंगी? इस दशा में कितना हल होगा? क्यों? रेखाएं कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलिए आगे बताइएगा। कब रेखाओं यानी कि कब रेखाएं एक बिंदु पर छेद करेंगी? इस दशा में कितना हल होगा? क्यों? कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा? इस दशा में रेखाएं कैसी होंगी?
दो चर में रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितने विधियों का अध्ययन किया है? 4 विधि। कौन कौन? चलिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कितने विधियों का अध्ययन किया है? कौन कौन? पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक को हटाते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाते हैं, यानी उसका गुणांक जो है क्या देते होना चाहिए। अच्छा, कब मूल काल्पनिक होंगे? जीरो से क्या हो? अच्छा, 0 से बड़ा हो तब? अच्छा, कब मूल समान होंगे? श्रीधरा 4 का सूत्र बताओ। चैप्टर 5 का नाम बताओ। समांतर श्रेणी कैसे पहचानोगे? जिनका सार उनका समान हो। सबसे पहले जवाब अच्छा एकदम एग्जैक्ट दिया संदीप ने, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया उन्होंने। चले, समांतर श्रेणी हमने कितने प्रकार का पढ़ा है? 2। कौन कौन? परिमित और अपरिमित। डी निकालने का फार्मूला क्या है? ये अनुपात का फार्मूला बताओ। एसएन का फार्मूला बताओ। चैप्टर 6 का नाम बताओ। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? और किस किस आधार पर? भुजा के आधार पर तीनों का नाम बता दीजिए, और कोण के आधार पर। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।